हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम विलियम ब्लेक की पोइम लंदन का हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो ये जो लंदन पोइम है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद की पोइम है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये कंपोज की गई थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था। जैसे आपको पता है 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे विश्व को लूटने में लगी हुई थी, हमारे भारत को लूटने में लगी हुई थी, पूरी दुनिया पर इसका कब्जा था। तब लंदन जो इसकी कैपिटल सिटी है, वहाँ इंग्लैंड की जो कैपिटल सिटी लंदन है, वहाँ की स्थिति कैसी थी? पूरे वर्ल्ड पे तो इसने कब्जा कर ही रखा था, बट स्पेशली लंदन की क्या स्थिति थी, उस स्थिति की का वर्णन इस पोइम में है। लंदन का क्या हाल था, वहाँ की क्या दुर्दशा थी, उसका वर्णन इस पोइम में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। I wandered through each chartered street, near where the chartered Thames does flow, and mark every face I meet, marks of weakness and marks of woe. तो I wandered कि मैं घूम रहा था, मैं घूमता हूँ, कि मतलब मैं यूं ही मतलब wandered का मतलब यूं ही घूमना, कि एमलेसली मतलब बिना किसी पर्पस के एमलेसली मैं घूम रहा था। थ्रू ईच चार्टर्ड स्ट्रीट, कहाँ से होकर? चार्टर्ड स्ट्रीट। उस ईच मतलब प्रत्येक, चार्टर्ड स्ट्रीट, चार्टर्ड स्ट्रीट का मतलब जो अधिकृत गली होती है, कि मतलब जो ऐसी कोई जगह या ऐसी कोई ज़मीन जो सरकार के अधीन हो, मतलब सरकार हर प्रत्येक गली की अधिकारी हो। कहीं पर भी हम ऐसे नहीं घूम सकते थे, हमारा उस लंदन शहर में हम ऐसे नहीं घूम सकते थे, हमें परमिशन की नीड होती थी और हर गली सरकार के अधीन होती थी। तो मैं ऐसी गली के से गुजरता हुआ जा रहा था, घूम रहा था। नियर वेयर द चार्टर्ड थेम्स डज फ्लो, और जहाँ पर नियर पर जहाँ पास में ही द चार्टर्ड थेम्स डज फ्लो, चार्टर्ड मतलब वही अधिकृत जो नदी थी। थेम्स एक नदी का नाम है, लंदन की नदी है थेम्स। वो नदी चार्टर्ड मतलब वो नदी भी सरकार के अधीन थी। तो मतलब जैसे यहाँ हमारे भारत में तो हवा, पानी, नदी जो भी है सब फ्री होता है, कि मतलब सब कोई भी ऐसा नहीं है कि सरकार की नदी है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। बट लंदन में थेम्स नदी भी सरकार के अधीन थी। वो जो थेम्स नदी पास में बह रही थी वो भी सरकार के अधीन थी, मतलब प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक गली, प्रत्येक नदी सब कुछ सरकार के अधीन था। एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट, और मार्क, और मार्क मतलब देखना, मैं देखता हूँ इन एवरी फेस, हर चेहरे को, जो भी चेहरा मतलब गली से गुजरता हुआ जा रहा हूँ तो जो भी चेहरा मुझे नज़र आता है तो मैं हर चेहरे को देखता हूँ। आई मीट, जिनसे भी मैं मिलता हूँ। मार्क्स ऑफ वीकनेस एंड मार्क्स ऑफ वो, मार्क्स मतलब क्या, यहाँ पे मार्क्स का मतलब चिन्ह है, कि मैं चिन्ह देखता हूँ, और वीकनेस दुर्बलता के, वीकनेस के, मार्क्स ऑफ वो और किसके चिन्ह? दुख के। मैं उनके चेहरे पर दुख देखता हूँ, दुख के निशान देखता हूँ, चिन्ह देखता हूँ, वीकनेस के चिन्ह देखता हूँ। यहाँ पे हम आपको साथ साथ में फिगर्स ऑफ स्पीच भी देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सी है? कॉन्सोनेंस। मार्क्स ऑफ वीकनेस एंड मार्क्स ऑफ वो में कॉन्सोनेंस फिगर्स ऑफ स्पीच है। ठीक, कैसे फिगर? कॉन्सोनेंस क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन अ लाइन, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इज नोन एज कॉन्सोनेंस। यहाँ पे मार्क्स, एस का रिपीटिशन हो रहा है। मार्क्स ऑफ वीकनेस, वीकनेस में एस है, मार्क्स एंड मार्क्स, मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो में एस का रिपीटिशन हो रहा है, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस फिगर्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट ऑफ फियर, इन एवरी मैन, प्रत्येक, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, कि हर प्रत्येक व्यक्ति की रुदन में, प्रत्येक व्यक्ति रो रहा है, हर प्रत्येक व्यक्ति की आवाज़ में रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। इन एवरी इन्फेंट ऑफ फियर, कि जो भी इन्फेंट है, इन्फेंट कौन होता है? शिशु होता है, जो छोटा सा शिशु है उसमें एक डर दिखाई दे रहा है, मतलब छोटे से छोटे बच्चे में, प्रत्येक व्यक्ति में डर का वातावरण है, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसा वातावरण वहाँ पे बना हुआ है, मतलब कोई भी वहाँ खुश नहीं है। इन एवरी वॉइस इन एवरी बैन, प्रत्येक आवाज़ में, इन एवरी वॉइस मतलब प्रत्येक आवाज़ में, इन एवरी बैन, एवरी बैन, बैन का मतलब प्रतिबंध, कि मतलब जो भी, वैसे तो प्रतिबंध है बैन का मतलब, बट जो भी वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस, वहाँ पे ऑलरेडी इतने रूल्स और रेगुलेशंस लगाए हुए थे कि वो
प्रतिबंध ही लगता था कि मुझे यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, सब कुछ सरकार के अधीन था, तो वहाँ पे बैन था, प्रतिबंध लगे हुए थे। तो प्रत्येक प्रतिबंध में और प्रत्येक आवाज़ में द माइंड फॉर्स्ड मैनिकल्स आई हियर। द माइंड फॉग, माइंड मतलब दिमाग के द्वारा, फॉर्स्ड मतलब बनाई गई। तो जो दिमाग के द्वारा जो बनाई गई है इमेजिनेशन है, जो मतलब मैनिकल्स मतलब जंजीरें, जो दिमाग के द्वारा जंजीरें बनाई गई है कि मतलब असलियत में जंजीरें नहीं है, बट हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, हमारे दिमाग ने एक इमेजिनेशन बना ली है कि हम अदृश्य जंजीरों में बंधे हुए हैं, हम अदृश्य जंजीरों में कैद हैं। कि मतलब जैसे हमें जंजीरें, तो ऐसे तो हम कैद नहीं हैं, बट अगर हमें कहीं आने जाने नहीं दिया जा रहा है, कहीं पे हम फ्रीली घूम नहीं सकते हैं, तो वो जंजीरें ही हुई। तो जो बेड़ियां हैं, जंजीरें हैं, उसमें हमें बांध दिया गया है। इसमें हम फिगर्स ऑफ स्पीच देखते हैं इस पैराग्राफ में। तो इन एवरी क्राई, इन एवरी का रिपीटिशन हो रहा है एवरी लाइन में। तो यहाँ पे एनाफोरा फिगर्स ऑफ स्पीच है, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लाइन में रिपीटिशन हो रहा है इन एवरी का, इन एवरी क्राई, इन एवरी इन्फेंट, इन एवरी वॉइस। तो रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स इन अ सीक्वेंस इज नोन एज एनाफोरा। ओके, तो यहाँ पे एनाफोरा फिगर्स ऑफ स्पीच है। ओके, तो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एसोनेंस। एजोनेंस क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, सॉरी वॉवल साउंड, वॉवल साउंड के रिपीटिशन को एजोनेंस कहते हैं। तो एजोनेंस का यहाँ पे आ रहा है थर्ड लाइन में, इन एवरी वॉइस इन एवरी बैन। तो इसमें एवरी वॉइस इन एवरी बैन, इसमें ई का रिपीटिशन है। तो जब ई हमारा वॉवल है तो वॉवल साउंड की रिपीटिशन हो रही है, तो एजोनेंस हो गया। ओके, आगे देखते हैं। हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपॉल्स। हाउ द चिमनी स्वीपर्स, कि कैसे जो चिमनी स्वीपर्स हैं वो रो रहे हैं। अब चिमनी स्वीपर्स कौन है? जो चिमनी साफ करते हैं। चिमनी यहाँ पे कौन साफ कर रहा है? जो अनाथ बच्चे हैं, जिनके माता पिता नहीं है, जो अनाथ हो गए हैं, गरीब बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे से बच्चे चिमनी साफ कर रहे हैं। वो रो रहे हैं, मतलब कितने उन्हें पीड़ा दी जा रही है, कितना कष्ट दिया जा रहा है। जो अनाथ हो गए हैं, उनके पास ऑलरेडी खाने पीने को कुछ नहीं है, उनको कोई खाना पीने को कोई ढंग से नहीं देता है, वो रो रहे हैं, उनकी बहुत दयनीय स्थिति है छोटे छोटे बच्चों की। एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपॉल्स, कि हर काली होती हुई चर्च है वो अपॉल्स, वो डराती है, मतलब चर्च भी डर रही है। यहाँ पे चर्च का जिक्र इसीलिए हुआ है क्योंकि जो अनाथ बच्चे हैं, अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी चर्च की होती थी। चर्च के पास बहुत ज़्यादा दान आता था, तो चर्च के पास इतना ज़्यादा जब डोनेशन आएगा, दान आएगा, तो उसको जिम्मेदारी दी जाती थी कि आप अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन जो लंदन की स्थिति थी वो इतनी ज़्यादा दयनीय थी कि वो चर्च को भी डराती थी, चर्च भी डरती थी उससे। एंड द हेल्पलेस सोल्जर्स साई रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स, है कि जो सोल्जर्स, जो और किसमें चीखें सुनाई देती थी और डर किसमें दिखाई देता था। एंड द हेल्पलेस सोल्जर्स साई, साई मतलब आवाज़, किसकी चीख, मतलब चीख आवाज़ किसकी चीख में? हेल्पलेस सोल्जर्स मतलब जो असहाय सोल्जर्स हैं, असहाय सैनिक हैं, जो लंदन के सैनिक हैं वो असहाय हैं बिल्कुल, तो उनकी भी चीखें हमें सुनाई दे रही हैं। रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स, और उनका रन्स मतलब बह रहा है, इन ब्लड खून, उनका खून किस में बह रहा है? डाउन पैलेस वॉल्स, जो पहले राजा महाराजा होते थे, जो किंग एंड क्वींस होते थे, उनकी जो खून होता था, उनके महलों की दीवारों में से जो खून बह रहा है, मतलब बह नहीं रहा है, बट एक उन्होंने इमेजरी दी है कि जो उनका खून है वो उनकी दीवारों पे लगा हुआ है। मतलब वो कोई अपने लिए तो लड़ेगा नहीं, तो उनको आदेश दिया जाता था कि आपको ये युद्ध लड़ना है, तो उनका जो खून है वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनका खून राजा महाराजा के पैलेस की दीवारों से बह रहा है। तो इसमें देखते हैं कहाँ कहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है। तो चिमनी स्वीपर्स, चिमनी स्वीपर्स में सिंबोलिज्म है। यहाँ पे एक इमेज दी गई है, चिमनी स्वीपर्स है, इसमें एक इमेजरी दी गई है। किसकी इमेजरी दी गई है? डेथ की, डेथ की है या डार्कनेस की है, इसकी इमेजरी दी है, सॉरी सिंबोलिज्म है। तो इसमें इसका सिंबल दिया गया, किसका सिंबल है? डार्कनेस का या फिर डेथ का, डेथ का सिंबल, कि वो बिल्कुल मौत के मुंह में जाके वो चिमनी के अंदर घुस के उसको साफ कर रहे हैं सब, तो वो पूरी दयनीय स्थिति है, मौत का वर्णन है समझो। और
सिंबोलिज्म और किसमें, सोल्जर साई में भी सिंबोलिज्म है। इसमें जो सोल्जर साई है वो किसका सिंबल है, फ्रस्ट्रेशन का सिंबल है। जो सोल्जर्स हैं, सैनिक है, वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं बिल्कुल युद्ध लड़ते लड़ते। तो इसमें सोल्जर साई, जो उनकी चीखें जो हैं वो फ्रस्ट्रेशन का सिंबल है। और सोल्जर साई, हाँ सोल्जर साई में एक और फिगर्स ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। इसमें एस का रिपीटेशन हो रहा है, सोल्जर साई, एस एंड एस, तो यहाँ पे एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। बट मोस्ट थ्रो मिडनाइट स्ट्रीट्स आई हेयर, और सबसे ज़्यादा, बट मोस्ट थ्रो, सबसे ज़्यादा भयानक जो तस्वीर है वो उसने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। द मिडनाइट स्ट्रीट्स आई हियर, रात के अंधेरे में जो स्ट्रीट्स हैं, गलियाँ हैं, उसमें से मेरे को आवाज़ सुनाई देती है, आई हियर, मैं सुनता हूँ। मैं आधी रात में क्या आवाज़ें सुनता हूँ। हाउ द यूथफुल हेरोड्स कर्स, कि कैसे, हाउ मतलब कैसे, द यूथफुल, कि जो यंग हैं, जो यंग गर्ल्स हैं, वो हेरलॉट्स कर्स, कि वो कर्ज कर रही है, श्राप दे रही है। हेरलॉट्स कर्स मतलब अपने प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस को, हेरलॉट्स मतलब जो उनका प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस है उसको वो कर्ज मतलब श्राप दे रही हैं, उससे वो बिल्कुल परेशान हो चुकी हैं। वहाँ पे छोटी छोटी जो गर्ल्स होती थी उस ज़माने में, लंदन में जो छोटी छोटी गर्ल्स होती थी, जो अनाथ गर्ल्स होती थी, उनको अगवा कर लिया जाता था, किडनैप कर लिया जाता था और उनको प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में डाल दिया जाता था। तो उनकी बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति दिखाई गई है। ब्लास्ट द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स टीयर, ब्लास्ट मतलब वो कर्ज कर रही हैं उनको, मतलब गालियाँ दे रही हैं, बहुत बुरा भला बोल रही हैं। द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स टीयर, किसको, न्यू बॉर्न, जो नया नया जो जन्म हुआ है, जो छोटा सा इन्फेंट है, जो शिशु है, उसके टीयर, उसके आंसू को। जैसे बच्चा रो रहा है लेकिन उसके कोई फादर तो है नहीं, तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, तो वो उसके आंसुओं को भी कर्ज कर रही है कि अब मैं इस बच्चे को का लालन पालन कैसे करूँ, उसको मैं कैसे संभालूँ। And blights with plagues the marriage hers, and blights they, और ब्लाइट्स मतलब वो श्राप दे रही है, गाली दे रही है, किसको दे रही है, विद प्लेग्स मतलब कैसे बोल रही है कि प्लेग की उसे वो नष्ट हो जाए, वो मतलब लंदन के जो लोग हैं जिन्होंने प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में डाला है, वो उनका सत्यानाश हो जाए, वो नष्ट हो जाए, उनको बीमारियां लग जाएं, वो ऐसे मतलब कर्ज कर रही है, उनको श्राप दे रही है। द मैरिज हर्स, किसको दे रही है, द मैरिज हीर्स, मैरिज हीट्स का मतलब जो शादी की अर्थी है। अब यहाँ पे हमारा ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच है, मतलब मैरिज, शादी भी आ रहा है, हीट्स अर्थी भी आ रही है, यहाँ पे अपोजिट थिंग्स आ रही हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच है कि वो शादी की अर्थी को गाली दे रही है कि मतलब बिना शादी हुए मेरे पास बेबी है, मेरे पास इन्फेंट चाइल्ड है, तो मैं इसका क्या करूँ, मैं इसका लालन पालन कैसे करूँ। तो सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति उन्होंने छोटे से प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस को दी है, वो छोटे से बच्चों की स्थिति दिखाई है। और इसमें ऊपर जो भी चिमनी स्वीपर्स हैं, छोटे छोटे अनाथ बच्चे हैं, सोल्जर्स हैं, हर किसी की स्थिति दयनीय है। मतलब लंदन का हाल भी बहुत बुरा है, वहाँ की दुर्दशा हो रही है, लोग बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें राइमिंग स्कीम भी देख लेते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच तो आपको सारी समझ में आ गई, और एक और फिगर ऑफ स्पीच है हेरलॉट्स कर्ज। हेरलॉट्स कर्ज में सिंबोलिज्म है। सिंबोलिज्म कैसे है कि जो हेरलॉट्स कर्ज है वो सिंबोलाइज किसको कर रहा है, प्रोस्टिट्यूशन की जो पैथेटिक लाइफ है, उस पैथेटिक लाइफ को, जो दयनीय जो लाइफ है उनकी, बहुत भयानक जो लाइफ है, उस लाइफ को सिंबोलाइज कर रहा है हेरलॉट्स कर्ज, उसका श्राप। ठीक है, होप आपको पोइम समझ आई होगी। थैंक यू।